This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम इन फोकस। मैं हूं जुनैद कुल विद द न्यू टॉपिक टुडे। और कल हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कतर में जाके जो है एक तारीख़ी RLNG की डील विच इज़ द रीगैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस की डील साइन फाइनली कर दी है। और होपफुली अब हमको प्राइसिंग और सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, नज़र आ जाएंगी। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की मईशत के लिए एनर्जी मिक्स का जो फॉर्मेशन है या उसकी जो पूरी वो है कहना चाहिए, उसका एक जो द वे इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो उसकी एनर्जी मिक्स मुल्क की है क्या, उसका डायरेक्ट इफेक्ट अभी मईशत पे पड़ता है। हमारे मुल्क में जो डिस्ट्रीब्यूशन इस वक्त है हमारे एनर्जी मिक्स की, उसमें हम ऑयल और हाइडल जो है हमारा मेजर कंट्रीब्यूटर है टुवर्ड्स आवर एनर्जी मिक्स। बट अगर हम ओवरऑल एनर्जी मिक्स की बात करें तो 50% लगभग जो है हमारा गैस के ज़रिए एनर्जी मिक्स को जो है उसकी हम ज़रूरियात को पूरा करते हैं। अपनी एनर्जी की 50% हमारा जो दारोमदार है वो हमारा है गैस के ऊपर। अच्छा, अल्लाह ने हमको बहुत ज़्यादा नवाजा है इस गैस की नेमत से, जो कि हमारे पाकिस्तान के मारज़ वजूद में आने के फ़ौरन बाद 1952 में सुई के मकाम के ऊपर हमको एक नेमत की शक्ल में मिल गई थी और उसकी वाफिर मकदार मौजूद थी और हमने उसको बेदरेग मैं कहूँगा इस्तेमाल किया, बग़ैर उसको सोचे हुए कि फ़्यूचर में इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ भी सकती है या कम हो सकती है। बट अल्लाह ने सिर्फ सुई पे नहीं, हमको आगे जाके कंदकोट और मारी उस पर भी मज़ीद हमें चीज़ें मिली और मज़ीद उसके बाद जो है और जगहों पर जमजमा कादरपुर इन जगहों पर हमें रिजर्व्स मिलते रहे। हुआ क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बलूचिस्तान से निकल के ये सिंध की तरफ हमारा जो है रिजर्व्स का निकलने का रुझान ज़्यादा बढ़ गया। मगर अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ना सुई के मकाम पे ना सिंध के मकाम पे जहाँ पे ये गैस निकली हमारे पास, वहाँ पे जो लोगों की जो फॉर्च्यून्स हैं या लोगों की जो हालात ज़िंदगी है वो नहीं बदल पाए, बाकी सबको उससे फ़ायदा पहुँचा। उसके बाद हमने देखा कि हमारी गैस काफ़ी मकदार में मौजूद थी, हम उसको इस्तेमाल करते रहे। बिफ़ोर द रजीम ऑफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, उन्होंने उस रजीम में हाई इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ एक रुझान रखा और उसको पूरा करने के लिए उन्होंने एक नई पॉलिसी अपनाई जिसमें कि उन्होंने बहुत से जो हमारे जो फर्नेस ऑयल के प्लांट से उनको कन्वर्ट कर दिया गैस के ऊपर। और उसके अलावा उन्होंने CNG का इस्तेमाल गाड़ियों में बहुत ज़्यादा कर दिया। उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारा इंपोर्ट बिल ऑयल का कम हो जाए और उससे हमारी माइक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक जो वो है इंडिकेटर्स वो अच्छे होते चले जाए और उससे हमें फ़ायदा भी हुआ था। पर नुकसान हमें क्या हुआ कि जो हमारी गैस की कंजम्पशन है वो 98-99 से बढ़ के डबल हो गई 2004-2005 में, और इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसकी जो हमारे रिज़र्व थे वो डिप्लीट होने शुरू हो गए, कम होने शुरू हो गए। सो मच सो कि हमको जो है गैस इंपोर्ट करने की तरफ जाना पड़ गया। पाकिस्तान यूरिया बनाने की सबसे चौथी या पाँचवें छठे नंबर पे है यूरिया मैन्युफैक्चरिंग में। हमारी रिक्वायरमेंट 6.5 मिलियन टन की है और हम बनाते 6.5 मिलियन टन है और हमारी रिक्वायरमेंट जो आई थिंक 5.5 मिलियन टन है। बट गैस की शॉर्टेज की वजह से हम वो भी अब नहीं कर पा रहे, हमें गैस इंपोर्ट करनी पड़ रही है। हमारे पास इस वक्त 3.7 मिलियन जो गाड़ियाँ हैं वो CNG पे चलती हैं। अब CNG की सप्लाई जो है वो हफ्तों में 1 या 2 दिन मिलती है, जिसकी वजह से गाड़ी जो CNG पे हैं उनको बड़ी मुश्किल हो गई है। तो अब हम इंपोर्ट ऑफ गैस की तरफ, जब हम इंपोर्ट ऑफ गैस की तरफ गए तो हमने RLNG जो कि रीगैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, इट्स अ फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस, मगर उसको किसी एक एक्सपोर्टर मुल्क से इंपोर्टर मुल्क में लाने के लिए उसको जो है उसको लिक्विफाई कर दिया जाता है, फिर उसको दोबारा रीगैसिफाई किया जाता है इंपोर्ट कंट्री में। कल इसकी डील साइन हुई है। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं मलिक खुदाबख्श साहब जो कि FPCCI के चेयरमैन भी हैं और CNG की कमेटी के चेयरमैन भी हैं और एक अपनी कंपनी के जो मलिक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के CEO भी हैं। सर, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जो है हम ये RLNG जो है ये इसकी इम्पोर्टेंस पाकिस्तान में और इसकी डील के अराउंड जो बहुत सारे स्पेकुलेशंस थे कि ये डील ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसकी प्राइसिंग कल तक भी मुझे समझ नहीं आई थी। मुझे सिर्फ इतना पता चला था कि जो हमको डील फाइनली मिली है दैट इज़ 13.3% ऑफ द ब्रेंट क्रूड ऑयल, जो कि $4.5 बनती है MMBTU, और वो ये कहते हैं कि ये बड़ी अच्छी प्राइस है, दिस इज़ द बेस्ट डील कट एवर इन द वर्ल्ड। तो ये इस पर ज़रा सा रोशनी डालें कि ये सही है गलत है। मैं ये समझता हूँ कि कल का दिन पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए
पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए, पाकिस्तान की पावर के लिए, पाकिस्तान की ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेस्ट डे, गेम चेंजर जैसे वो कह रहे हैं इसको। गेम चेंज। देखिए बहुत सारी चीज़ें आप और हम सुनते रहें, आप अपनी टीवी पे भी प्रोग्राम करते रहें और अखबार वाले भी लिखते रहें, बहुत सारे एंकर भी इस पे बहुत धुआंधार तकरीरें करते रहें और डिस्कशन करते रहें ये डील अच्छी नहीं है, ये डील अच्छी नहीं है, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये प्राइस नहीं बता रहे, ये वो नहीं बता रहे, लेकिन वो अपना काम करते रहें और जो उसका रिजल्ट है, देखिए अब बात होता है रिजल्ट क्या है, एंड रिजल्ट क्या है, एंड रिजल्ट जो कल आया है और जो आप जैसे अभी बता रहे हैं कि ब्रेंट क्रूड ऑयल की जो प्राइस है 3 महीने पिछले 3 महीने $35 पर बैरल के हिसाब से वो जो भी है उसकी औसत जो बनेगी 3 महीने की कैलकुलेशन का एक फार्मूला है, उस फार्मूले पर जो औसत बनेगी उस पे वो 13.37 आपसे मेरे अकल के मुताबिक, मेरे तजर्बे के मुताबिक, क्योंकि मैं 40 साल में इस फील्ड से हूँ और वो दुनिया की सारी चीज़ों को मैं जानता हूँ कि LNG कहाँ इस्तेमाल हो रही है, LPG कहाँ इस्तेमाल हो रही है, CNG कहाँ इस्तेमाल हो। पाकिस्तान में CNG इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए हमने बड़ा काम किया और पाकिस्तान को नंबर 1 यूज़र बनाया। बात यह है कि इस वक्त ये जो डील हुई है, अगर ये डील इस तरह से जिन्होंने की है तो मैं कहता हूँ इस गवर्नमेंट को, इस प्राइम मिनिस्टर को, इस मिनिस्टर पेट्रोलियम को और इनकी टीम को सलाम करना चाहिए। मैं भी करूँ, आप भी करें और वहाँ भी करें, क्योंकि जो उन्होंने बताया है अभी रिज़ल्ट तो सामने आएंगे जब ऑपरेशनल सारी चीज़ें होंगी, आप और हम उसका फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे बेस्ट डील हुई है। और इस डील में अगर देखें जो क्रूड ऑयल की 3 महीने की प्राइस बनेगी क्रूड ऑयल की इंटरनेशनल, उसकी औसत एवरेज निकाली, एक फार्मूला है, जैसे आप 5 दिन का निकालते हैं अपने पेट्रोल के प्राइस या फिर 45 दिन का निकालते हैं, उसको एक प्राइस बनाते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इसी तरह से इसकी ये बेस्ट डील है। और मैं ये समझता हूँ कि आप 4.5 से आप कैलकुलेट कर रहे हैं, मेरा ख्याल है अगर ये मैक्सिमम चली जाएगी तो $5 पे चली जाएगी। आप सुन रहे थे कि पहले जो खबरें आ रही थी कि इन्होंने $17 पे डील की है, $17, लेकिन वो कम होके अगर $5 पे भी 4.5 छोड़ दिया, 5 ही आ गए, 6 भी आ जाए। $17 की जो बात हो रही थी वो ये हो रही थी कि एक तो इंपोर्ट प्राइस हो गई, उसके बाद फिर रिगैसिफिकेशन, उसके बाद जो और चार्जेस लगते हैं, तो टोटल जो कंज्यूमर तक पहुंचेगी मैं वो बताता हूं $17 तक पहुंचेगी। अभी $4.5 जो है, इज इट द इंपोर्ट प्राइस या इस पे एडिशंस क्या होंगे? मैं जो समझता हूँ, अभी डिटेल तो नहीं आई, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि ये जो उनको आप परचेज करेंगे जिस प्राइस पे, वो आपको जो प्राइस देंगे और आफ्टर फिर फ्रेट उसमें आएगा जी, और रीगैसिफिकेशन का एक एलिमेंट आएगा। वो तो लिमिट आप पहले कर चुके हैं, लेकिन आपको मटेरियल की जो प्राइस मिली है उस प्राइस को अगर इंटरनेशनली आप कैलकुलेट करें तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्राइस। ये देखें, आपकी जो लोकल गैस है वो तकरीबन आपको $6 की पड़ रही है, $6 की पड़ रही है। ओके, हाँ, तो उससे भी $6 जो है एक दिन अभी मिनिस्टर या फिर मतलब एक्स फैक्ट्री की किसकी बात? नहीं, जो आपकी प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। अभी एक कंपनी है बाकरी, उसका एक 10 ईयर एनिवर्सरी हुई है और पे मिनिस्टर साहब आए थे, खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा था कि ये आप देखेंगे कि जो करंट हमारी चीज़ें हैं, फ्यूल हैं कि प्राइसों से भी कम LNG होगी और पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होगा और इतना फ़ायदा होगा। तो समझ नहीं आ रही थी, यानी हम सोच रहे थे कि मिनिस्टर साहब कह तो रहे हैं या प्रैक्टिकली कोई सामने आए, लेकिन ये प्रैक्टिकल अब तो साइन हो गया ना। वो सामने अभी भी साइन तो हो गया, बट वी डोंट हैव द प्राइसिंग अभी भी हमारे सामने नहीं है। देखिए प्राइस अब $4.5 से मुझे तो आई एम नॉट क्लियर कौन सी प्राइस है। प्राइसेस आ गई ना, आप देखें, आप एवरेज लगा लें, अगर आप लगाते हैं $35 पे भी लगा लें, कभी 30 होती है, कभी 29 होती है, कभी 31 होती है, मैं 35 पे भी लगा लें, तो इसको कैलकुलेट करेंगे 3 महीने के औसत पे, तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ये आपको
$5 के नज़दीक यानी पड़ेगी। एक कंज्यूमर को, जैसे मैं और आप हैं, हमको ये $5.5 की प्राइस से पड़ेगी क्या? मतलब वो फाइनल प्राइस क्या होगी? नहीं, वो तो जो आपको प्राइस वो मिल रही वो पड़ेगी, तो वो फ्रेट एलिमेंट आएगा। ओके, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ें बीच में और भी होती हैं, जो कमीशन आप देते हैं गैस सप्लाइंग कंपनीज को, SNGPL, SSGC, PSO, वो तो डिस्ट्रीब्यूशन की आई, सब मिल मिला के ऐड अप होके फाइनल बहुत थोड़ी होती है। उसके बाद $2,72,000 पर डे जो आप एंग्रो का जो वो प्लांट है जो उन्होंने रीगैसिफिकेशन उसको पे करने होता है, उसका भी एक फैक्टर इन करना पड़ेगा इसके अंदर। नहीं, वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, लेकिन वो अल्टीमेटली दिस इज द बेस्ट डील। उसकी वजह ये है कि जो कैलकुलेशन उन्होंने बताई है, और वो देख ज़ाहिर है ऐसे तो कोई नहीं बता सकता ना। अब तो पहले तो था कि जी कुछ साइन नहीं हुआ, अब तो साइन हो गया ना। डॉक्यूमेंट भी आज सब जगह मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो कल मिल जाएंगे, 2 दिन बाद मिल जाएंगे। कल तक भी प्राइसिंग का। अच्छा, दूसरी चीज़ सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो शिप आएगा लेके इस गैस जी, उसमें जो हमारा पोर्ट कासिम है जी, वो एक ये भी इसके बारे में एक क्वेश्चन मार्क था कि जो उसकी जो बेड है, जो डेप्थ है बेड की, जी, वो इतनी नहीं है कि इतना बड़ा शिप वो अकोमोडेट कर सके। देखिए तो इसके लिए और उसको डेवलप करने के लिए इस अनदर इन्वेस्टमेंट ऑफ $200 मिलियन। देखें उन्होंने इस पे काम हो रहा है। अच्छा, टर्मिनल पे काम हो रहा है, और मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में कहा था कि 2 टर्मिनल और बन रहे हैं, वो बनेंगे, एक मगर उन्होंने आउटसोर्स कर दिया है और एक वो करेंगे। ओके, तो मैं समझता हूँ कि ये बात समझ में आ रही थी कि जब ये टर्मिनल बन रहे थे, इस पर इन्वेस्टमेंट हो रही थी, तो कॉमन सेंस ये कहती थी कि इसके पीछे काम हो रहा है और ये सक्सेसफुल हो जाएगा। हम अपने दोस्तों में, अपने जो कलीग्स हैं हमारे प्रोफेशनल जो हमारे साथ बिजनेस में हैं, वो जब क्वेश्चन करते थे नहीं होना, ये ऐसा नहीं होना, तो मैं उनको ये कहता आया हूँ कि अगर ये नहीं होना तो ये इतनी जो भी इन्वेस्टर है, आप इन्वेस्टर है या मैं इन्वेस्टर हूँ, आप तब इन्वेस्ट करेंगे जब आप इंश्योर करेंगे कि ये बिजनेस आगे चलेगा। अगर आप समझेंगे कि चलना ही नहीं है, इसका मटेरियल नहीं मिलना है, या इसमें ऑपरेशन नहीं होना, या 4 पैसे मैं कमा नहीं सकता हूँ, तो आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इसलिए जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे थे वो इस बात को समझ आ रही थी, तो ये समझ आ रहा था। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको गवर्नमेंट ने जो थोड़ा सा नहीं बताया लोगों को, और वो डील करते रहे, उसकी वजह शकूक पैदा हुई है। लेकिन उसकी वजह ये है कि यहाँ तो कोई काम करने नहीं देता, कोई अच्छा काम करने जा रहा है, मैं गवर्नमेंट को ये गवर्नमेंट का अच्छा काम है, इसको अप्रिशिएट करना। अगर ये आप ओपन कर दें तो आपको 50 चीज़ें खड़ी कर देंगे और वो काम आपको करने नहीं देंगे। बहुत सारे लोग, हम खुद भी कोई कारोबार करने जाते हैं तो पहले जब उसकी वर्किंग करते हैं या उसको लेते हैं तो हम उसको पोशीदा रखते हैं कि जी नहीं देखो, अगर हमारे कंपटीटर को पता वो भी आ जाएगा, कोई और भी आ जाएगा, कोई तीसरा भी आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि कारोबार सेक्रेसी में, बट सर आई थिंक इंडिविजुअल कारोबार और एक गवर्नमेंट लेवल के प्रोजेक्ट क्यों है, क्योंकि मनी नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। मैं आप इसके 2 फैक्टर हैं। पहला फैक्टर ये है कि अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई मुआहदा होता है तो गवर्नमेंट के पास इख्तियार है, वो कर सकती है, प्राइस नेगोशिएशन पे जा सकती है और वो पैक्ट कर सकती है। अगर वो प्राइवेट सेक्टर से आ जाता है और कमर्शलाइज हो जाता है और उसका टेंडर बिड, तो फिर आपको टेंडर बिड करने पड़ेंगे, जो कम्पिटिटिव प्राइस आएगी उस पर जाना पड़ेगा, फिर बहुत सारी मुश्किलात है। वो मेरे ख्याल के मुताबिक वो अगर ये उस पर जाते तो ये LNG कभी पाकिस्तान आ नहीं सकती। जैसे पहले भी 5-6 साल से ट्राई करते रहे, बिल्कुल ये अच्छी बात हुई है। इसका बेनिफिट सर क्या आपको नजर आता है कि अभी जो हमारा एनर्जी मिक्स है, क्या फायदा आपको पूरी दुनिया में देखें जी, ठीक है, सबसे पहले तो आपकी गैस थी। अगर गैस आपके पास अवेलेबल है और गैस को आप ट्रांसपोर्ट पे ले आएँ, गैस को आप पावर पे ले आएँ, गैस को आप इंडस्ट्री पे ले आएँ, तो इतनी गैस अगर आपके पास है तो आपको किसी LNG किसी की ज़रूरत ही नहीं, ना इंपोर्ट करने की। देखिए इंपोर्ट फिर इंपोर्ट है। आज खुदा न खास्ता आप कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई वार हो जाए, आप ब्लॉक हो जाएं, तो ये शिप तो नहीं आ सकते। लेकिन जो आपकी अपनी गैस है, जो आपकी अपनी गैस है, वो तो आपकी ज़मीन से निकलती है, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। उसको तो एक बार सड़क के ऊपर या एक दरख्त के नीचे कंप्रेसर लगाएं, सक करें और कंप्रेस करके आप बेचे। तो बात यह है कि उसका तो कोई नेमल बदल नहीं है। लेकिन अगर मजबूरी है, आप शॉर्टफॉल भी क्यों है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ आपके देखने वाले सुनने वालों को। देखें 4 बिलियन MMSD आपकी प्रोडक्शन है इस वक्त, करंट प्रोडक्शन है। आप कह रहे हैं कि जी पैदावार कम हो गई है, उसकी वजूहत बता देता हूँ मैं। मसला आप सुई का जिक्र किया है, जहाँ से आप 1952 में ये प्रोडक्शन शुरू हुई है, बिल्कुल सही, आपने खुद कहा बिल्कुल सही। ड्यू टू
ये सिचुएशन जो आपकी दहशतगर्दी की सिचुएशन है, वहाँ जितने वाल्व हैं, जितने कुएँ हैं, राइट, उनका मेंटेनेंस प्रॉपरली नहीं हो सका। जब वो मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो तो प्रेशर कम होता है। राइट, अब जब प्रेशर कम होगा तो फ्लो उसका कम हो जाएगा, आपकी सप्लाई भी फ़र्क आ जाएगा। कि अगर एक कुआं आपको 100 MMC एफसीडी दे रहा है, तो वो अगर उसका मेंटेनेंस हुआ तो वो 50 पे आ जाएगा, 40 पे आ गया। इस तरह आपकी प्रोडक्शन में कमी आएगी। अगर उसको आप मेंटेन कर लें, उस जगह मुशर्रफ के ज़माने में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस जगह पे ये प्रॉब्लम थी लॉ एंड ऑर्डर की, वो फाड़ देते थे। काफी उसने क्या किया, एक बटालियन फौज भेज दी वहाँ, फौज ने कवर कर लिया उसके बाद उसको, सबसे डेरा लगा लिया उधर, Exactly. और उसने अपना काम चला लिया। तो ये भी तो इस तरह कर सकते हैं। Exactly. लेकिन नहीं, अब अल्लाह ने आपको उसका नेमल बदल दे दिया कि इसमें सिंध में आपकी कितनी सारी फील्ड आ गई हैं, कब से, और अल्लाह आपको दे रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने सोर्सेज को यूटिलाइज़ करें। आप OGDCL आपके पास है, उसको आप लगाएं और उनको इख्तियार दें, उनको हेल्प करें और उनको सपोर्ट करें और उनको फंड दें, और उनको आपके पास बहुत लोग हैं काम करने वाले। आपके लोग बाहर जाके ड्रिलिंग कर रहे हैं, बाहर जाके ड्रिलिंग कर रहे हैं। मैं अटक का रहने वाले, मेरे इर्द गिर्द गाँव में कुछ सैकड़ों आदमी हैं जो बाहर ड्रिलिंग में काम कर रहे हैं और पैसे कमा के पाकिस्तान भेज रहे हैं। वो आपके अपने मुल्क में भी तो काम कर सकते, अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। अब ये चले ठीक है, नहीं हुआ, वो कहते दे रहा है, दुरुस्त है, उसको भी करें आप। मैं समझता हूँ कि LNG का आपने मुआहदा कर लिया 10 साल का, दैट्स गुड। मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा मुआहदा हुआ है। देखिए, इसका मेन पॉइंट जो है, वो जो बेनिफिशियल है पाकिस्तान के लिए या गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए या हमारे इंडस्ट्री के लिए या आवाम के लिए, वो सिर्फ ये है कि इन्होंने कोई फिक्स प्राइस नहीं की। इन्होंने ब्रेंट प्राइस का 13.37, इससे नीचे तो मेरा ख्याल है कुछ कर ही नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि कतर गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को फेवर दी है। मैं ये समझता हूँ इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से ये बहुत अच्छी डील है, ये बहुत अच्छा सौदा है। हमारी दुआ अल्लाह इसको कामयाब करे, ये LNG आए। अच्छा, इससे आपकी इंडस्ट्री चलेगी। डायरेक्ट बेनिफिट पावर सेक्टर पे ज़्यादा आएगा या क्या, मतलब व्हाट डू यू थिंक इज गुड? देखिए, इनका मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि गवर्नमेंट ने ज़्यादा फोकस जो किया है वो पावर पे किया है। क्योंकि ये गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो में था, और प्राइम मिनिस्टर साहब और शहबाज शरीफ साहब ये सारे बाबुल कहते रहे कि हम अंधेरे ख़त्म कर देंगे। क्योंकि अब टाइम 18 बिल्कुल नज़दीक भागता हुआ आ रहा है, तो ज़ाहिर है उन्होंने अगले इलेक्शन में भी जाना है। बिल्कुल। तो उनकी ये प्रॉब्लम थी कि वो कुछ ना कुछ करें। तो मेरा ख्याल है कि दी बेस्ट वे उनको यही लगा, पावर सेक्टर। मुझे बात है, पावर सेक्टर में जो IPPs का जो एक हमारा एक रोल है बहुत बड़ा, वो इस वक्त बिफोर जब ये प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं हुआ, जब ये प्राइसिंग नेगोशिएशन चल रहे थे और ये सारे चल रही थी कि पता नहीं प्राइस क्या है ये नहीं है, उस वक्त इन्होंने कहा था कि वो ये गैस नहीं लेंगे, क्योंकि उनका ख्याल इस वक्त जो प्राइस चल रही है फर्नेस ऑयल की वो 20% कम है एनी टाइम कंपेयर टू दिस प्राइस, वट एवर द प्राइस वुड बी। अभी हमें पता नहीं है, तो वहाँ पे तो हम बेच ही नहीं सकेंगे उनको। तो इस पूरी इक्वेशन में जो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है वो एक परचेजर का भी है। बात ये है कि एक आपकी इतला के लिए एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी जब पिछली डील हो रही थी, उसमें जो परचेजर है वो आए थे और उन्होंने को जो प्राइस बताई गई थी जो भी है उस प्राइस पे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा जी हम इस प्राइस पे नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने रीथिंक किया और अपने उस कॉन्ट्रैक्ट को या अपने उन सोर्सेज को या अपने उस रिलेशनशिप को जो कि कतर गवर्नमेंट के साथ है, ये एक सिर्फ LNG नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान की, मैं आपको बताऊं कि ये क्यों बेस्ट मिली है आपको प्राइस, ये बेस्ट प्राइस है। सुनने में तो ये आ रहा है बेस्ट प्राइस है, मैं आपको बता रहा हूँ ये बेस्ट प्राइस है। उसकी वजह ये इसलिए मिली है कि अल्लाह ताला ने आपको एक ताकत दी है। वो ताकत है आपकी आर्म फोर्सेस, जो आपकी आर्म फोर्सेस हैं वो आपकी ताकत है। और ये जो ज़रबे गज़ब आई है इसने प्रूफ किया है कि जी ये फ़ौज प्रोफेशनल फ़ौज है। जो इक्विपमेंट आप बना रहे हैं उसका टेस्ट हुआ है, वहाँ लोगों ने देखा है। आप उसमें F-17 थंडर भी है, उस पर टैंक भी हैं, तोपे भी हैं, मिसाइल भी हैं, लोगों ने देखा है। आप मैं अमेरिका में था
209 कंट्री के लोग आए हुए थे उस इंटरनेशनल कन्वेंशन में। हमने लोगों की बातें सुनी, हमने लोगों के रिमार्क सुने। पाकिस्तान फ़ौज की इस बड़ी मुश्किल तरीन जंग, देखें आप दुश्मन से बॉर्डर पे लड़ते हैं वो और जंग है, जब आप अपने लोगों को बीच में लड़ते हैं तो दैट्स वेरी नहीं, कल भी जो वज़ीर आज़म साहब गए हुए थे उनके साथ फ़ज़ाइया के चीफ भी गए हुए थे, उन्होंने JF-17 थंडर तैयारा जो है उसको, जो कतर के अमीर है उनको खुद प्रेजेंटेशन दी। मैं आपको ये बताने चाह रहा हूँ कि इस वक्त सऊदी अरेबिया, UAE की जो कंट्रीज़ हैं वो आपको अपना मुहाफ़िज़ समझ रही हैं। ओके, कि कोई भी, और मैं समझता हूँ कि आपके जर्नैल ने जो बांगे धुल, आपके प्राइम मिनिस्टर ने जो बांगे धुल सपोर्ट की है, बड़ी तरीके के साथ सपोर्ट की है। कहीं ऐसी इन्वॉल्वमेंट करने के बगैर, जैसे यमन वाली इन्वॉल्वमेंट, ईरान वाले मसले में, इन सारे चीज़ों को बड़ा टैक्टफुली अपने आप को बचा के और निकल गए और उन कंट्रीज़ को ये यकीन दिलाया कि अगर कोई भी आपके ऊपर वक्त आया तो हम आपके साथ हैं। और मैं समझता हूँ कि इनके पैक्ट भी हैं, वार पैक्ट भी हैं। तो इस वजह से आपको ये एडवांटेज मिला है। ये मेरी जाती राय है। नहीं, अच्छा, ओके, आई थिंक इट मेक्स सेंस एज वेल, क्योंकि मेरा भी जाती ख्याल है कि जो कोई भी जो मुल्क है वो दोस्त तो आपका, बल्कि अगर मैं और आप भी दोस्त हैं तो दोस्ती एक लेवल तक होती है, अपने मफाद के आगे आपकी दोस्ती खत्म हो जाती है। तो कोई ना कोई तो उन्होंने चीज़ देखी होगी, कोई मफाद अपना देखा होगा जिसकी वजह से। आई थिंक कि जो हमारी आर्मी का काम है, इट्स अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑन द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ पाकिस्तान। देखें, जब आप मजबूत होते हैं, जब आप महफूज होते हैं, ये जो टेररिज्म आपके अंदर हो रहा है ये एलिमेंट हो गया है, तकरीबन 80% हो गया, जो 20% है इसको भी कर देंगे। वो तो चलो हमारा इंटरनल मसला है, बट आपने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया कि वो हमको अपना मुहाफिज समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने उसको रीनेगोशिएट किया। बिल्कुल रीनेगोशिएट किया, फायदा हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इतना अल्लाह ताला ने प्लस पॉइंट मिला हुआ है, दिया है, और ये ड्यू टू इस प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अक्लमंदी का मुजाहरा किया कि फ़ौज के साथ एक पेज पे हैं, मिल के काम कर रहे हैं। अपोजिशन कुछ कहे, अपोजिशन तो काम होता है उनका करना, वो कुछ कहें, कुछ प्रोपेगेंडा कहें। मैं रात सुन रहा था उसका कामरान शाहिद का प्रोग्राम, वो उसको कह रहा था तहरीक इंसाफ वाले मौलवी को कि भाई वो तो निकलते ही जा रहे हो, तो प्राइम मिनिस्टर तो निकलते ही जा रहे हो, तो फतह पे फतह करता, देखो आप वो भी कर आया, वो भी कर आया, आपने वहाँ से भी PIA से भी निकल गया, फलां से भी धरने से भी निकल। तो बात ये है कि दिस इज़ द लीडरशिप, राइट, ये लीडरशिप, गुड डिसीजन मेकिंग। कोई अच्छी टीम है उनके साथ, कोई अच्छी बात है तो ये काम निकलते जाए। इसका इफेक्ट जो आया है आपके मुल्क पे, या वो आया है आपकी इस एक पेज पे होना फौज और गवर्नमेंट का। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक का वक्त आ गया, विल कंटिन्यू आफ्टर दैट। नाज़रीन, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड कंटिन्यू आवर डिस्कशन इस ब्रेक के बाद। प्लीज डोंट गो। थैंक यू। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि ये डील जो है, पाकिस्तानी गेम चेंजर डील जो है, इसके पाकिस्तान की एनर्जी मिक्स पे क्या फ़ायदे हो सकते हैं। और एक बड़ा अच्छा पॉइंट हमारे एक्सपर्ट ने दिया, वो कह रहे हैं कि जो हमारी आर्मी का जो एक इम्पॉर्टेंट रोल इंटरनली पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर भी जो एक इमेज पाकिस्तान का गया है बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट फॉर एलिमिनेटिंग टेररिज्म फ्राम पाकिस्तान, वो उसका बड़ा हमको फ़ायदा पहुंचा है इस डील की रीनेगोशिएट होने में भी। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि देखें किसी भी दो मुल्क की जो मफादात होते हैं ना, वो हर मुल्क अपना पहले रखता है। तो कतर ने अगर ये हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली अच्छी प्राइस दी है तो उसकी कोई तो वजह होगी, और एक ये वजह वाकई समझ आती है कि जो पाकिस्तान आर्मी का जो एक इमेज है इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द जो सेक्रेट प्लेसेस हैं मुसलमानों की, उनको भी, वो भी सऊदी अरेबिया उसको देखता है कि पाकिस्तानी फ़ौज का एक बहुत हमेशा से एक रोल रहा है, उसकी वजह से भी आई थिंक ये हमको डील रीनेगोशिएट करने में फ़ायदा हुआ है। और आई होप कि सून हमको इसकी मज़ीद डिटेल्स मिलेंगी प्राइसिंग की, और जो भी शकूक व शुबात थोड़े बहुत अभी भी हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। सर, ब्रेक के से पहले हम ये आप बता रहे थे सर, CNG से भी आपका काफ़ी ताल्लुक है। जी जी, आप डेवलप की है ये। सर, एक ज़माने में, बल्कि इस डील के ज़माने में ये हुआ था कि CNG जो ओनर्स हैं प्लांट, जो पेट्रोल पंप्स के, वो डायरेक्ट भी जो है ये RLNG इंपोर्ट कर सकते हैं जी। ये इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें, कहाँ खड़ा है मिनिस्टर साहब ने ये कहा जी। देखिए, मैं CNG भी मैंने अरेंज कर लिया था कि CNG को शिप पे ले आना, राइट,
और वो सारे अरेंजमेट कर कब की लिए बात? कनाडा की, अभी कनाडा की कंपनी के साथ मुआहदा करके फिर उसको ओगरा में ला के कंसेप्ट पेपर उनको प्रेजेंटेशन दे के वो एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने कि अच्छा, इसकी जरूरत आपको क्यों पड़ी? जब आपको लग रहा था कि आरएलएनजी नहीं हो पा रहा? ये नहीं हो रहा तो अच्छा, ये जब आपने गैस ये वो सोचा। बेहतर था, ओके। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद सब है। मौजूद है, एग्जैक्टली। आपने शिप लाना है, उसमें अनलोड कर देना है, और उसको उनको पाइप में इनवाइस देना कर है। देनी है, अपने पैसे ले लेने हैं, वो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल के अपना डिस्ट्रीब्यूट करें। ना आपकी कोई लोड शेडिंग रहेगी, आपकी इंडस्ट्री चलेगी, आपकी ट्रांसपोर्ट चलेगी, आपका इंपोर्ट बिल जो है फॉरेन एक्सचेंज वाला वो कम हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव था पाकिस्तान के लिए। इस पे मैंने बड़ा काम किया, पैसे भी खर्चे, सब कुछ किया, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट लगी हुई थी, जब मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, उनको प्रेजेंटेशन के पेपर भेजे, फिर ख़ुद मिले, उन्होंने मुझे कहा कि आप ले आएँ और आप बेचें, डिस्ट्रीब्यूट करें अपने पंपों पे और उस पर। मैंने उनको कहा कि साहब अगर मैं जो प्राइस मैं आपको लोकल प्राइस के साथ ये मैच कर रहा हूँ तो उसकी वजह नहीं, अगर मैं स्टोरेज अपना बनाऊँ, डिस्ट्रीब्यूशन अपनी बनाऊँ, इसकी कास्ट बढ़ रहेगी, कम्पिटिटिव नहीं रही तो फ़ायदा कोई नहीं आने, कौन ख़रीदेगा मुझसे, और ये बहुत बड़ा काम है, इसको बनाने में मेरी तो उम्र ही ख़त्म हो जाएगी। तो वो हंसने लगे, कहने लगे फिर मैं क्या करूँ? मैं कहा जी आप ये कह रहे हैं, मुझे साफ बता दें कि आप इसको नहीं एक्सेप्ट करें, क्योंकि आप एलएनजी पे आप चाह रहे थे कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा पाइपलाइंस का, उसके थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूट बिल्कुल उसमें देखें, ये भी जो आप एलएनजी आएगी स्टेशन को देगी, उसी में आएगी ना। एलएनजी के मुताबिक एलएनजी का वो रोल नहीं होगा जो सीएनजी का उस इक्विपमेंट में रोल है, जो एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी कोई थोड़ी खत्म चल जाएगा, लेकिन खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, एक चलाना है काम मुल्क के लिए, ठीक है। लेकिन इस बात से होके फिर हमने उसको वहीं ब्रेक क्या किया। प्राइसिंग, क्या आपकी थोड़ा डिटेल बताएं, क्या प्राइसिंग वगैरह पड़ रही थी? अगर आप वो जो लोकल प्राइस हमें $6 की पड़ रही थी, इसके इर्द गिर्द पड़ रही थी। अच्छा, ओके। अगर आप पाइपलाइन यही इस्तेमाल करते, जो पाइपलाइन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की, हम सिर्फ एलसी खोलते, शिप लेके आते। अच्छा, हर इंपोर्टर खुद करता है या कोई एक सेंट्रल आपने इसमें बनाया था? नहीं, हमने एक ये बनाया था कि वो मैं, और हर आदमी कर नहीं सकता, बड़ा कास्टली है। कुछ जो बड़े बड़े हैं शायद वो मिल के कर सकते हैं, लेकिन एक ही जगह कर सकते हैं। अब ये इस कंपनी से किया था, ये मैं नहीं किया था। उसकी वजह ये है कि हर कोई आदमी तैयार नहीं है, उसलिए तैयार नहीं है कि पॉलिसी की कंटिन्यूटी नहीं रहती पाकिस्तान में, और जो इन्वेस्टर होता है वो बड़ा कमज़ोर दिल होता है, सही बात है। उसको तो अपनी इन्वेस्टमेंट की गारंटी चाहिए। बिल्कुल। वो जहाँ समझता है कि मुझे 4 पैसे कम मिलते हैं, लेकिन मेरी जो कैपिटल है, मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर है, तो वो वहाँ इन्वेस्ट करता है। हमारे यहाँ दहशतगर्दी की वजह तो एक अलहदा है, वो तो एक मेन काज है जिस पे काफ़ी अल्लाह ने करम से हमारे गवर्नमेंट ने और फौज ने कंट्रोल किया। लेकिन एक ये भी तो बात है ना कि इन्वेस्टर को ये है कि मैं इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे मिलेगा क्या, और ये पॉलिसी जो है ये कंटिन्यू रहेगी। जैसे आपके सामने ये पॉलिसी है सीएनजी की, सीएनजी इंडस्ट्री डेवलप करने में ये पॉलिसी आई थी, एक एसआरओ निकला था 38 अंडर ब्रैकेट 1 1998। गवर्नमेंट ने एक ग्रीन पॉलिसी दी कि जी आप आए, हमें बुलाया कि आज इन्वेस्ट करो, और 2 ऑब्जेक्टिव है हमारे, एक ये है एनवायरनमेंट क्लीन करो, और दूसरा है हम फॉरेन बिल अपना इंपोर्ट बिल कम करना, बिल करना उस पे। और हमें उन्होंने कहा कि जी आपको इलेक्ट्रिसिटी में हम इंडस्ट्रियल टैरिफ देंगे, आपको 1 विंडो देंगे, लाइसेंस आपको देंगे, सिर्फ 25,000 रुपये फ़ीस लेंगे, आप डेवलप करें हम, और पेट्रोल की और सीएनजी की प्राइस जो है 50% सस्ती रहेंगे ताकि आवाम को फ़ायदा हो, लोग आएँ और डर। हमने इन दोनों ऑब्जेक्टिव पे काम करके हमने दोनों 5.2 बिलियन डॉलर एनुअली बचा के दिए। ओके, अच्छा जी। फिर आपको 68% एनवायरनमेंट बड़े शहरों में कंट्री, जो आप दुनिया के बड़े इदारे ने इसको कंफर्म किया। ये दोनों ऑब्जेक्टिव का पाकिस्तान दुनिया में 1 यूज़र हो गया। 40 लाख, आप 3.5 कर लें, 40 लाख गाड़ियाँ जो हैं, 37 से 40 लाख गाड़ियाँ जो हैं वो बनने लग गई। और शुरू में लोगों को 4 पैसे भी अच्छे मिले, कंपटीशन हो गया तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होती गई। लेकिन जब आई जी दूसरे, ये मुशर्रफ के ज़माने में जब आई दूसरी हुकूमत 2008, उन्होंने इसको, उनकी प्रायोरिटी बदल गई। उन्होंने ट्रांसपोर्ट पे, उन्होंने एक प्रोपेगेंडा शुरू करवा दिया लोगों से कि जी ट्रांसपोर्ट जो है जला रहे हैं आप, इंडस्ट्री को देखिए कितनी पैदावार का 7%, जब सारा पाकिस्तान चल रहा था। अब तो पंजाब सारा बंद पड़ा है, जो मेजर वो यूज़र है, 2600 स्टेशन है जहाँ पंजाब में,
उन स्टेशनों पे तो वो बंद पड़े हैं, तो आप कितनी रहेगी 7%। अगर सारा पाकिस्तान चल रहा है तो 7% पैदावार का था, कितनी सी कोई जो गाड़ियों वाला पार्ट, गाड़ियों वाला पॉइंट। तो अगर पूरी ट्रांसपोर्ट को आप ये ले आए, ट्रक ट्रेलर सारी चीज़ें हैं, तो 16% आपका पैदावार का खर्च होगा। और फॉरेन एक्सचेंज आप कितना 16-17 अरब डॉलर आप खर्च कर रहे हैं। तो ये पॉलिसी बड़ी ठीक थी, लेकिन अब इन्होंने कहा नहीं जी, पावर को दो, फर्टिलाइजर को दो, फलाने को दो, इंडस्ट्री को दो, अपने इंटरेस्ट, अपनी बात। फिर लोड शेडिंग एक प्रोग्राम ले आए, उसको भी हमने वेलकम किया। और फिर हम उस कमेटी पे थे, हमसे मिल के बनाते थे। अब जी चलो ठीक है, उसके बाद वो भी ख़त्म कर दिया। तो इस LPG को डेवलप करना चाहते थे, जैसे डॉक्टर आफसम साहब के माइंड में आया था कि जी LPG डेवलप करो। अच्छा, LPG डेवलप करते हैं तो CNG ख़त्म नहीं होती, तो LPG डेवलप नहीं होती, क्योंकि उससे CNG सस्ती है, उससे इजी है, उससे सेफ है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये उसको मात नहीं कर सकती थी, इसको फिर इस तरह इस इंडस्ट्री को। तो ये होगी पॉलिसी की डिसकंटिन्यूटी। इस वजह से इन्वेस्टर जो है वो, आप देखें, मैं आपको ज़ाती बताता हूँ कि पंजाब में मेरे 6 स्टेशन बंद पड़े हैं 2 साल से, 2.25 साल से। करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 1-1 करोड़, और बड़ी हाई सेंसिटिव प्लेस हैं जहाँ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, और उसका आप देखें, उसका रेंट, उसकी फ्रेंचाइज, उसकी कितनी होगी, क्या होगा, मैं किस तरह उसको हैंडल कर रहा हूँ। और एक स्टेशन पे 3-3 करोड़ रुपए का इक्विपमेंट लगा हुआ, वो इक्विपमेंट सड़ रहा है, उसकी चौकीदारी कर रहे हैं, उसके लिए बंदे रखे हुए हैं, उसके बिजली का बिल दे रहे हैं, नौकरों की तनख्वाहें दे रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं। तो आप देखें, हमें तबाही के खाने पे हो गया। अगर वो CNG के जो आपके इश्यूज आप बता रहे हैं मुझे, आपने इतना इन्वेस्ट किया हुआ है इसके अंदर, इतने लॉसेस आपको हो रहे हैं, ये RLNG से कोई फ़र्क पड़ेगा आपकी? अब ये है कि कल एक खबर आ रही थी टीवी पे, एक पट्टी चल रही थी कि जी मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि आप CNG के जो पंप है वो खोल दिए जाएंगे, LNG के। मैं कहता दैट्स वेलकम, ये बहुत अच्छी बात है। ये जो आपका जो एग्जिस्टिंग जो आपकी जो भी इक्विपमेंट है वो इस पर आराम से यूज। देखिए, पंजाब में उन्होंने बड़ा एक बेनिफिट दे दिया है LNG को CNG स्टेशनों पे यूज करने के लिए। ओके, वो इक्विपमेंट आपका सेम यूज हो जाएगा? सेम यूज। एक तो उन्होंने कर दिया है कि GST खत्म कर दिया है। ओके, तो और सस्ती जो अपना GIDC खत्म खत्म कर दिया, और GST 5% कर दिया 17 के बाद, 17 की जगह। ये आप 17 के बजाय हम 34 दे रहे हैं। हमें पहले लगता था इनपुट प्राइस पे गैस परचेज करते थे, अब इन्होंने कंज्यूमर प्राइस पे लगा दिया। तो उसके लिए हम कोर्टों में गए, अब इनसे वो 5% रह गया, वो तो बिजनेस ही खत्म हो गया सर, वो बिजनेस ही माइनस में चला गया ऑब्वियसली। तो आदमी क्यों, आप पूछेंगे क्यों चल रहे हैं, बंद क्यों नहीं हो गए? बंद होते हैं तो वही हाल होगा पंजाब वाला। मशीन पूरी, ये कोई कोड़ियों के भाव भी कोई जो है ना वो खरीदने वाले, लोग खरीदने वाले वो भी नहीं खरीदेंगे। तो इस मजबूरी में स्टेशन ओनर चला रहे हैं कि जी चलो शायद अब समझ आ जाए, शायद ये ठीक हो, ये LNG आ जाती है रात, ये बहुत अच्छी बात है। फायदा क्या पहुंचेगा आपकी इंडस्ट्री CNG वाले? मैं कहता हूँ गैस की जगह LNG देंगे। पंजाब के लिए उन्होंने इसको डीरेगुलेट, GST कम, वो सॉरी GIDC खत्म कर दिया है, GST कम कर दिया, और नहीं 5% कर दिया, 17 बजाय 34 हम दे रहे हैं, वो 5% कर दिया। दिस इज 5% ऑफ द इंपोर्ट प्राइस या कंज्यूमर प्राइस? सेलिंग प्राइस। GST जो लगता है वो सेलिंग प्राइस पे लगता है। सॉरी GST, ठीक है, GST। तो ये GIDC बिल्कुल ही खत्म कर दिया। दिस इज ए वेरी गुड। अच्छा, दूसरा उन्होंने उसको कहा कि जी हमने आपको डीरेगुलेट भी कर दिया है, सिर्फ पंजाब के लिए, आप अपनी मर्जी की प्राइस सेट करेंगे, आपने मर्जी की। तो ये बहुत अच्छा है, अगर ये चल जाता। मैं कहता हूँ कि पंजाब के लिए, सिंध में अभी ये चीज़ इंप्लीमेंट नहीं होगी। देखिए, सिंध में इसलिए नहीं हो सकती कि यहाँ अंडर लॉ 158 जो है वो ये कहता है कि जहाँ से गैस प्रोड्यूस हो रही है उस सूबे का अवाम का हक है कि पहले उनको मिले। ठीक है, जो बच जाए वो किसी और सूबे को आप दे सकते हैं। तो यहाँ वो 50, इसलिए बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा और सिंध में ये उसको बंद नहीं कर सके। यहाँ पे LNG अलाउड नहीं होगी यहाँ पे। ये कि अगर कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और मिनिस्टर साहब ने हमें कहा था, मैं और समी साहब दोनों थे, हम उनके दफ्तर में कह रहे हैं कि हमारी मदद करें, यहाँ भी करें। तो हमने कहा जी आप हमें कोई बताएं कि किस तरह हम अपने मेंबर्स को, अपने जो स्टेशन ओनर है उनको क्या समझाएं, आपके क्या बेनिफिट। यहाँ तो हमने ये बेनिफिट दे दिया, कहता है यही आप देंगे। फिर वो 12-12 लाख रुपए और लेके कुछ लोगों ने लगाए, गैस नहीं मिली तो भी बड़े डिसअपॉइंट हुए। लेकिन अब मैं समझता हूँ
क्योंकि हमेशा मैंने ख़ुद भी इस बात का इंतज़ार किया है कि गवर्नमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन हो जाए, लीगलाइज हो जाए और हमें कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई का पता लग जाए, फिर हम वो कोई 12 लाख देने हैं तो वो भी दे दें। तो अभी आपको सर आइडिया है कुछ के फॉर पंजाब फॉर एग्जांपल, हालांकि सिंध का भी आई थिंक सिंध बलूचिस्तान और केबीके के लोगों को भी यही फ़ायदा मिलना चाहिए वैसे तो, बट पंजाब में जैसे आपके अपने स्टेशन भी हैं वहाँ पे, तो आपको कितने की मिलेगी और आप आगे कितने कोई प्लान आपने दिमाग में डेवलप किया है अपने कि आप कितने की LNG लेंगे? ये तो देखें आप आगे कितने की, क्योंकि अब डिरेगुलेट हो गया है वहाँ पे, तो आपने स्ट्रेटजी बनानी शुरू कर दी होगी। आप देखिए बड़ी सीधी सी बात है, अगर आपको पेट्रोल से सस्ती देंगे तो आप लेंगे ना गाड़ियों में, कंज्यूमर लेंगे ना। अगर पेट्रोल सस्ता है और आपकी LNG या गैस महंगी है तो कौन लेगा? कोई नहीं लेगा, सही बात। नोबडी। तो जो आपकी इंडस्ट्री है वो कोलैप्स हो गई, जो इन्वेस्टर है उनकी इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो गई। तो उस पर देखिए गवर्नमेंट की अक्लमंदी ये होती है कि इन्वेस्टर को साथ लेके चले, उनका जायज़ मुनाफा जो है उसको कंसिडर करे, उनको दे, ताकि उनकी जो है सर्वाइवल रहे। उनकी सर्वाइवल गवर्नमेंट के लिए प्लस पॉइंट है, इसलिए कि गवर्नमेंट सारे काम, मुझे बड़ी खुशी हुई प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2-3 दफ़ा अपनी तकरीर में कहा कि हुकूमत का काम नहीं है बिजनेस चलाना, ये प्राइवेट सेक्टर का काम। तो वो प्राइवेट सेक्टर को हुकूमतें सपोर्ट करें, फिर आपकी इकोनॉमिकली जो पोजीशन है वो कहाँ से कहाँ चली जाएगी। आप स्टेक होल्डर को बताएं ये जो काम आप कर रहे हैं मैं नहीं कर सकता, आप स्टेक होल्डर को बुलाएं, जिसकी भी कोई इंडस्ट्री वाला है, वो CNG वाला है, वो पेट्रोलियम वाला है, वो पावर वाला है, वो फर्टिलाइज़र वाला है, किसी भी इंडस्ट्री से वो बेहतर जानता है और गवर्नमेंट उनसे सुने। फिर गवर्नमेंट अपनी अकल के साथ, गवर्नमेंट के पास भी तो एक्सपर्ट बैठे होते हैं, उनको एग्जामिन करे कि अगर इन्वेस्टर की जो राय है वो ठीक है, उनकी जो प्रपोज़ल है वो ठीक है, वो गवर्नमेंट के लिए भी फ़ायदा है, आवाम के लिए भी फ़ायदा है और इन्वेस्टर के लिए भी 4 पैसे मिलने, तो उसको इम्प्लीमेंट करे, उसको सपोर्ट करे गवर्नमेंट, तो आपके सारे चीज़ें खड़ी होनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, इसके अंदर फिर बहुत सारी चीज़ें जो करप्शन आती है, देखें जब आपको जायज़ मुनाफा मिले तो आप किसी दूसरी तरफ नहीं देखेंगे, पीसफुली अपना काम करेंगे, रिस्पेक्टफुली। आप एक मिसाल देते हैं, आपने एक मोटरवे बना हुआ है इस्लामाबाद से लाहौर के लिए, उस पर मोटरवे पुलिस है, उस पुलिस की हर जगह नाम हो रहा है, मैं बाहर दुनिया में भी गया हूँ तो हर जगह उसकी तारीफ हो रही है, हर जगह उसको दिखाया जा रहा है, उसकी ऑनेस्टी, उसका डिसिप्लिन, उसकी वर्किंग, उसकी एफिशिएंसी। क्यों? उनको तनख्वाहें बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, उनको जो उनके जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो पूरे हो रहे हैं, रिस्पेक्ट और इज़्ज़त भी उनको मिल रही है। इसी तरह कारोबारी लोगों को भी दें, आप उनको साथ मिलाएं, उनको ये नहीं कि उनको चोर बनाएं, वो जी टैक्स चोर है, वो जी फलां चोर है, वो एंकर भी कहते हैं। तो फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, जो आपका एक्सपीरियंस है, तो इसकी क्या प्राइस फाइनल कंज्यूमर बन पाएगी? मतलब थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस से आइडिया लगाएं। इस वक्त देखिए बड़ा सिंपल है ना, आप मैं तो खुश इस बात पे हूँ कि जो उन्होंने ये जो मुआहदा किया है, जिस बेस पे किया है वो बेस सॉलिड है कि जिस दिन जो भी आपकी क्रूड ऑयल है ऊपर जाए या नीचे आए, वो तो आपकी प्रॉब्लम ही नहीं है। तो उसका डिफरेंस उन्होंने 30 पॉइंट रखा है। तो इनको देखें, बस आप एक हमारा सेक्टर ले लें, अगर आप ये कहते हैं कि जी आप गैस की जगह LNG देते हैं हमें, तो पेट्रोल से 40% सस्ती होनी चाहिए, 40% नहीं तो 35% तो होनी चाहिए एटलीस्ट। 35% सस्ती होगी तो मोटर व्हीकल ओनर जो है वो उधर आएगा, अदरवाइज वो क्यों आएगा? ठीक है ना जी। तो बात ये है कि अगर ये इनको दे हैव टू कंपनसेट तो उनको करना पड़ेगा। और ये मैं समझता हूँ कि ये इंडस्ट्री भी चल जाएगी, पावर भी चल जाएगा, फर्टिलाइज़र भी चल जाएगा। अब यहाँ हुकूमत का काम है कि बड़ी अकल के साथ इनकी जो वो डाटा बनना है, जो कि प्राइसिंग फार्मूला तय होना है, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसको बड़ी अकल से। अच्छा, ये टैक्सों का जितना भी देखे, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए और लोगों को टैक्स गवर्नमेंट को देना चाहिए, उसके बगैर कोई बात नहीं। लेकिन जो टैक्स का जो एलिमेंट है उसको इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, इतना साफ सुथरा सिंपल होना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि 77 में सिंगापुर में हम विज़िट कर रहे थे, तो हमने देखा कि वो बैंक में 2 फार्म लटके हुए हैं, एक येलो एक पिंक, और उसमें लिखा है कि जी जो कंट्रीब्यूट करना चाहता है वो कंट्रीब्यूट करे
और उसका नाम जो है वो बैलेट में डाला जाएगा। ओके, इंसेंटिव एग्जैक्टली। अच्छा, चाहे मिनिमम $1 तक, कि $1 भी कोई देना। लोगों ने देना शुरू किया वो जो ना, और उन्होंने कहा जो लोकल आदमी है उसका नाम 2 बैलेट में आएगा। ओके, लोगों ने वो फार्म भरे, वो सिर्फ उस फार्मों से उन्होंने अपना टैक्स डाटा बना लिया। तो ये भी कोई ऐसा काम कर सकते हैं, ना कि लोगों को बदनाम करें, ना कि लोगों को हैरेसमेंट हो, ना कि टीवी पे आके वो टैक्स चोर है उसने इतना कर लिया। दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। रिस्पेक्टफुली आप इज्जत दें किसी को, और फिर उसको समझाएं कि भाई ये आपने ये सिस्टम आपने आपके लिए बनाया, आप इज्जत के साथ ये करें। तो सर आपने क्या अपने इक्विपमेंट को अपने स्टेशन वगैरह पे दोबारा से इसको सफाई शुरू करा दी उसकी? वो तो सर हम आपको लग रहा है कि अब ये दोबारा से सर हमारा पैसा लगा हुआ है, तो मतलब हम तो हर वक्त तैयार रखते हैं, हर वक्त उसके पीछे लगे रहते हैं, रॉ मटेरियल मिले और उसको शुरू करें। जी जी, आई थिंक पंजाब के लिए आई थिंक इट्स अ गुड न्यूज़ देन कि दिस इज वेरी गुड। एलएनजी की सप्लाई जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। देखें ये पंजाब इस वक्त 2600 स्टेशन है। मोटर व्हीकल्स वालों के लिए बात कर रहा हूँ, मैं मोटर व्हीकल वाली बात करूँ, मैं पंजाब के स्टेशन ओनर की बात कर रहा हूँ। राइट, वो 2600 स्टेशन है वहाँ सीएनजी के। अब आप देखें कि उनकी रोजी बंद पड़ी है, बिल्कुल। उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो मिट्टी होके पड़ी है, उसकी चौकीदारी लोग कर रहे हैं, पैसे खर्च करके चौकीदार रखे हुए हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ना मैंने आपके प्लांट ऑपरेटर को निकाला है, ना जो टेक्निकल लोग हैं उनको निकाला है, किसी को निकाला, उनको पैसे दे रहा हूँ इस उम्मीद पे दे रहा हूँ कि कल ये गवर्नमेंट लगी हुई है, कुछ जो टर्मिनल बन गए, हमें ये नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो होगा, वो अब उसका रिजल्ट आ गया। 2018 में मैं एक एजम्पशन पे बात कर रहा हूँ, अगर ये RLNG की जगह कहते हैं कि ठीक है जी ये हमको पसंद, कोई और गवर्नमेंट अगर आती है वो कहते हैं जी खत्म ही, तो फिर आप लोगों का क्या मतलब? आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, ये हर आदमी यही बात करता है और यही अच्छा, लेकिन हमारे लिए इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है कि हमारा वही आपको तो इक्विपमेंट तो लगा हुआ ही है, तो लगा है। हमारे लिए ये LNG अगर आ जाती है पंजाब में जैसे वो कह रहे हैं आ जाती है, तो हमारे लिए तो विन विन पोजीशन है जी। आपको मटेरियल मिलने, हमें तो सिर्फ CNG स्टेशन एक गैस मटेरियल है ना, और कोई चीज़ पे तो चल, इंडस्ट्री फर्नेस ऑयल पे चल सकती है, डीजल पे चल सकती है, केरोसिन पे चल सकती है, फलाम पे चल सकती है, पावर पे चल सकती है, अल्टरनेट सोर्सेज भी, अल्टरनेट सोर्स। लेकिन इस इंडस्ट्री के लिए तो ओनली वन सोर्स कि जी आपको मटेरियल, आपका गैस है, गैस मिलेगी चलेगी, नहीं तो बंद पड़ी। अगर हमें है तो हमारी तो विन विन पोजीशन है। प्रोग्राम का वक्त हमारा खत्म हो गया, मतलब वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हमने डिस्कस किया कि RLNG के फ़वाइद पाकिस्तान में क्या सकते हैं, स्पेसिफिकली टू द CNG इंडस्ट्री, और हमारे एक्सपर्ट ने हमको बताया कि CNG के ओनर्स के लिए स्पेशली पंजाब में उनके लिए इट्स वेरी गुड न्यूज़ कि ये इनको जो उसका इनपुट बंद पड़े हैं, जो बंद पड़े हुए वो उनको जो है दोबारा से इनपुट मिलना शुरू हो जाएगा, और ही उनका कहना ये है कि एटलीस्ट 35 to 40% चीपर उसकी एंड कंज्यूमर प्राइस बननी चाहिए, तब वो इनको वारा खाएगा। और गवर्नमेंट को प्राइसिंग फार्मूला ऐसे डिवाइस करना चाहिए कि CNG ओनर्स को जो है दिमाग में रखे ताकि उससे कंज्यूमर को भी फ़ायदा हो और जो इनके कारोबार को नुकसान पहुंच रहा था वो भी पूरा हो सके। RLNG इन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आई थिंक एज द गवर्नमेंट इज सेइंग कि इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। अल्लाह करे कि वो उसकी प्राइसिंग जल्दी हमारे सामने आए और जो ये कुछ शुकूक व शुबात रह गए वो भी दूर कर दिए जाएँ, एंड इट रियली बिकम्स एनर्जी रिफॉर्म गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। कल फिर दोबारा हाजिर होंगे एक नए टॉपिक, एक नए प्रोग्राम के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।